तो आज हम लोग एनसीईआरटी को देखेंगे, एनसीईआरटी शुरू करेंगे। और एनसीईआरटी में बेटा हम लोग लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका, और क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी की लाइन से। ये बेटा आपकी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बेटा इस में पहला चैप्टर है लिविंग वर्ड, और फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम इस यूनिट में है। तो पूरा क्लास यानी कि टैक्सोनॉमी पूरी पढ़नी है इसमें। तो अब इस जो यूनिट शुरू हुई है इसमें देखो, एक बेटा डायग्राम बना हुआ है सबसे ऊपर। और डायग्राम कौन सा है, पहचानिए बेटा इसको। ये क्या है? यह है हिप्पोकैम्पस। इट इज़ ए फिश। ये एक टिलियोस है, बोनी फिश है, ऑस्ट्रक्चीज में आती है ये। अब बेटा देखो, अब यहाँ पर यही डायग्राम क्यों बनाया? कोई भी किसी भी एनिमल का फ़ोटो बना हुआ हो सकता था, बट ये इसलिए क्योंकि आपके वंडर को जगाने के लिए, आपको आश्चर्य, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कितनी है और कैसी है, ये इसका एक आइडिया आपको इसी डायग्राम से हो जाएगा। और इसमें पहला ही सेंटेंस जो लिखा है इस जो लिविंग वर्ड में कि हाउ वंडरफुल द लिविंग वर्ड। अभी देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो पहला सेंटेंस पढ़ो बेटा, हाउ वंडरफुल द लिविंग वर्ड, रेंज ऑफ लिविंग टाइप ऑफ अमेजिंग। अब देखो जो बेटा अब देखो इस डायग्राम पे लौट कर देखो, यहाँ पर क्या है, वंडरफुल इसलिए क्योंकि अब कौन कहेगा कि ये फिश है, क्योंकि ये फिश जैसे दिखने में नहीं है, बट ये फिश है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको अजीब व गरीब ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, बहुत टाइप से। और डाइवर्सिटी इसी चीज़ को कहते हैं, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज। जो दिस ह्यूज डाइवर्सिटी एमंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। और उसी की स्टडी मुझे इस चैप्टर में करना। तो हम लोग देखेंगे शुरू से लाइन टू लाइन। अब यहाँ पे एक फ़ोटो बना हुआ है एक साइंटिस्ट का, अर्नेस्ट मायर है। इन्होंने बेटा स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट दिया था, तो इस चैप्टर में इनको यहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन दिया गया इसलिए क्योंकि इन्होंने इस चैप्टर में क्या स्पीसीज़ जो कि एक टैक्सोनॉमिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसका कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो इनब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं आपस में और वो प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल यंग वंस, वो होते हैं सेम स्पीसीज कंसिडर किए जाते हैं। तो ये मॉयर का तो ये मॉयर तो बेटा साइंटिस्ट के बारे में भी आपको पढ़ना होता है। हर यूनिट के पहले एक साइंटिस्ट का फ़ोटो बना हुआ होगा। अब हम लोग आ जाते हैं बेटा चैप्टर 1 लिविंग वर्ड पे। देखो क्या जो ये लिविंग वर्ड है बेटा, हाउ वंडरफुल द लिविंग वर्ड, कितना वंडरफुल है, क्यों वंडर। अच्छा, ये पहला पैराग्राफ जब आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, कोई साहित्य पढ़ रहे हो, क्योंकि इसमें आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। द रेंज ऑफ टाइप्स ऑफ अमेजिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट विच फाइंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, deciduous forest, ocean, freshwater lakes, desert, hot spring, leave us speechless। देखो ये जो आप ये बता रहे हैं कि जैसे जो पतझड़ वन हैं, महासागर हैं, फ्रेश वाटर झीलें हैं, ये सब रेगिस्तान हैं, झरने हैं, ये सब देख करके हम लोग स्तब्ध हो जाते हैं, स्पीचलेस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स हैं इनमें। और इन सब जो हैबिटेट्स का मतलब वो कोई भी एरिया जहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है, वासस्थान ऑर्गेनिज्म का, तो ये सब हैबिटेट्स में ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब बेटा इसमें देखो और भी आगे आपको कुछ एडवेंचरस चीज़ें मिलेंगी, जैसे ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड्स। जो बर्ड्स सीजनल बर्ड्स होती है जो बेटा ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट करके आती हैं, वो वैलीज ऑफ फ्लावर्स, फूलों से ढकी घाटियाँ या फूलों की घाटियाँ, अटैकिंग शार्क अगर अटैक करती हुई, ये आपने इमेजिन करो, आपने वीडियोज़ में, मूवीज़ में ऐसे शार्क को अटैक करते हुए देखा होगा। क्या करा कि ये आपके वंडर को, आपके आश्चर्य को अंदर तक झकझोर देता है, डीप वंडर, डीप सेंस ऑफ वंडर, ये सब इन सब चीज़ों को देख करके। तो ये सेंटेंस जो लिखे इनको मैंने ज़्यादा पढ़ेंगे तो लगेगा लिटरेचर है, बट ऐसा नहीं है। लिविंग वर्ड जो कि चैप्टर ही लिविंग वर्ड, तो आप देखोगे कि कितनी बड़ी डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के हैबिटेट हैं और सब हैबिटेट्स में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, और यही बायोडाइवर्सिटी को थोड़ा सा बड़ा करता है। अब थोड़ा सा एक वर्ड यहाँ पे लिखा है, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। हम यहाँ पर इकोलॉजी
के अकॉर्डिंग देखेंगे अब इस चैप्टर में, ये जो आगे की तो 3-4 लाइनें हैं बेटा, ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी ने सारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं जिनको एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा मुझे आपके लिए। देखते हैं। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, द कोऑपरेशन एमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन एंड एमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी और इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। अब बेटा यहाँ से आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या है कि पहली बात तो इकोलॉजी समझ लेते हैं। इकोलॉजी है क्या? इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी का मतलब होता है इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म, जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ। अब ये ऑर्गेनिज्म बेटा कोई प्लांट हो सकता है, ये ऑर्गेनिज्म कोई एनिमल हो सकता है, ये ऑर्गेनिज्म कोई माइक्रोब भी हो सकता है। ये ऑर्गेनिज्म, अब ये जिससे कोई ऑर्गेनिज्म है, अब ये चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रोब हो, ये जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उस एनवायरनमेंट के साथ कुछ न कुछ इंटरेक्शन ज़रूर करेगा। कैसे? जैसे कि अब जो कुछ नहीं तो वहाँ की एयर ही कंज्यूम करेगा। आप ही जहाँ पे बैठे होंगे आप किसी रूम में, तो वहाँ की एयर कंज्यूम कर रहे होंगे। अगर उस आसपास कोई मॉस्किटोज़ हैं तो उनका आपके साथ इंटरेक्शन होगा। माइक्रोब्स हैं, जो मैं ह्यूमन की बात करूँ, अगर आप अपनी बात करें, अगर आप देखें तो हर एक ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, चाहे वो बायोटिक फैक्टर के साथ करे, चाहे एबायोटिक के साथ करे, चाहे दोनों के साथ करे। अगर मैं बात करूँ एनवायरनमेंट की, तो जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स जिनके साथ वो डील कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, वो कोई बायोटिक फैक्टर हो सकता है और एबायोटिक फैक्टर हो सकता है। अब बायोटिक फैक्टर में यहाँ भी कोई प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई माइक्रोब हो सकता है। और एबायोटिक फैक्टर में लाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपस में इंटरेक्शन होता है और एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर और उनका इंटरेक्शन मिल करके पूरा बनता है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में स्टडी होती, जो इंटरेक्शन होता है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। तो बेटा इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। या फिर ऐसे बोलेंगे इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, उसकी जो स्टडी है उसको क्या बोलेंगे? इकोलॉजी बोलेंगे। अब आगे का सेंटेंस हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताया कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या, इकोलॉजी क्या है? कोऑपरेशन एमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। अब ये बड़ी बात ये बेटा कि पॉपुलेशन क्या है। जैसे मैंने एक इकोसिस्टम की बात कर दी यहाँ पर, और उस इकोसिस्टम की स्टडी क्या होती है? इकोलॉजी होती है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर ये है, जैसे कि बेटा अगर मैं कहूँ कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है? सेम स्पीसीज़ के मेंबर, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई भी, मान लो ये फ्रॉग या स्नेक या ह्यूमन ही, कोई भी ले लो, ये 4 एनिमल है, सेम स्पीसीज़ के हैं। तो ये सेम स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म ये क्या है? पॉपुलेशन है। वो भी जब वो डेफिनेट एरिया में होंगे। पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज़, मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज़ इन ए डेफिनेट एरिया। एरिया का होना बहुत ज़रूरी है पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि अगर एरिया डिसाइडेड नहीं होगी तो फिर पॉपुलेशन की बात हम नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में भी ह्यूमन रहते हैं, अमेरिका में भी ह्यूमन रहते हैं, बट ह्यूमन, इंडिया की ह्यूमन इंडियन पॉपुलेशन, अमेरिका की ह्यूमन अमेरिकन पॉपुलेशन। किसी फॉरेस्ट में आप जाएंगे तो किसी डेफिनेट एरिया में आप यही कहेंगे कि इस एरिया में लायन की इतनी पॉपुलेशन है, रैबिट की इतनी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हमेशा एरिया पे डिपेंड होती है। अगर एरिया नहीं है तो पॉपुलेशन की आइडिया नहीं होगा, फिर आप पॉपुलेशन की बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब उसी एरिया में अगर मेंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, यहाँ पे ये कोई एनिमल है, कोई प्लांट है, तो अब ये अलग अलग पॉपुलेशन जब होंगी तो अब मैं इसको कहूँगा कम्युनिटी, पॉपुलेशन नहीं। सेम स्पीसीज़ का ग्रुप क्या होगा?
ये हो जाएगा पॉपुलेशन। बट अलग अलग स्पीसीज के मेंबर जब साथ में होंगे तब उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिटी। दोनों चीज़ समझ गए ना, एक तो पॉपुलेशन और दूसरा कम्युनिटी। पॉपुलेशन क्या, सेम स्पीसीज किसी डेफिनेट एरिया में, और कम्युनिटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स। यानी कि अब यह कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन, केवल स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन। देखो एक पॉपुलेशन होगी सेम स्पीसीज तो ये पॉपुलेशन, अब ऐसी कई सारी पॉपुलेशन साथ में होंगी तो जैसे यहाँ पर ए ये एक पॉपुलेशन, स्मॉल स्मॉल कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, दूसरा बी ये एक दूसरी पॉपुलेशन, सी दूसरी, तो एक पॉपुलेशन सी वाली, एक पॉपुलेशन ये वाली, एक पॉपुलेशन कैपिटल, एक पॉपुलेशन बी वाली। तो ये कई सारी पॉपुलेशन मिलकर के क्या बनाती है, कम्युनिटी बनाती है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो द ये कोऑपरेशन एमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा जो एक पॉपुलेशन के मेंबर्स में क्या कोऑपरेशन होता है, मतलब इंटरेक्शन तो होता है, बहुत सारा कंपटीशन भी होता है, और कई बार पॉजिटिव इंटरेक्शन नेगेटिव इंटरेक्शन दोनों होते हैं। कंपटीशन नेगेटिव इंटरेक्शन है, कोऑपरेशन पॉजिटिव इंटरेक्शन है, तो वो तो होता है। ह्यूमन को ही ले लो, आपस में कोऑपरेशन भी होता है और कंपटीशन भी होता है। डॉग कैट एलिफेंट आपस में ग्रुप बना के रहते हैं तो उनका कोऑपरेशन, ये एक दूसरे को कोऑपरेशन रहता है। बहुत से डियर आप देखोगे, और किसी फॉरेस्ट में अगर आप जाएं तो डियर हमेशा झुंड में रहते हैं, और झुंड में वो सब के सब अलग अलग डायरेक्शंस में मुँह करके खड़े होते हैं, और वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। किधर से भी लायन टाइगर से कुछ भी आ रहा है तो वो पूरे ग्रुप में रहते हैं, और तुरंत कम्युनिकेट करते हैं, दूसरे मेंबर्स को बताते हैं कि हाँ इधर खतरा है भागो। तो ये क्या है, आपस में इनका इंटरेक्शन है। तो इंटरेक्शन किसके बीच में, ये इंटरेक्शन है पॉपुलेशंस के बीच में। अब कम्युनिटी को समझ लेते हैं, क्या लिखा, एमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड एमंग मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। हाँ कम्युनिटी के मेंबर्स में कैसे, क्या बेटा डियर प्लांट पे डिपेंड नहीं है, और क्या प्लांट अदर वो एबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड है। तो कम्युनिटी इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट तो इकोसिस्टम का पार्ट है बट कम्युनिटी का पार्ट नहीं है। लेकिन अलग अलग पॉपुलेशन से, कोई प्लांट पॉपुलेशन है या एनिमल पॉपुलेशन है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। तो मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि प्लांट पॉपुलेशन पे डिपेंड है डियर, और डियर की पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है लायन, और लायन को के साथ इंटरेक्शन है टाइगर और अदर ऑर्गेनिज्म का। तो आपस में इंटरेक्शन है, कौन किसको खा रहा है वो अलग बात है, बट इंटरेक्ट तो आपस में है। कोई कोई खाना चाह रहा है तो कोई किसी से बचना चाह रहा है, तो इंटरेक्शन आपस में हो रहा है। तो ये इंटरेक्शन कम्युनिटीज़ का इंटरेक्शन है, जो अलग अलग पॉपुलेशन के मेंबर्स के साथ हो रहा है। ये पॉपुलेशन ये कैसा है, कम्युनिटीज़ है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक inside the make us deeply reflect on what indeed is life। देखो पहले हम लोगों ने ये पॉपुलेशन में ये कोऑपरेशन समझ लिया पॉपुलेशन में, फिर समझ लिया देखो मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड एमंग द पॉपुलेशन। एमंग द पॉपुलेशन का मतलब ये है, जैसे मैंने अभी ये समझाया ना, जैसे ये एक डियर की पॉपुलेशन है, डी में लिख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे एक लायन की पॉपुलेशन है। तो ये डियर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, ये हुआ पॉपुलेशन के बीच में, मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, ये जो पहला वर्ड लिखा हुआ है। दूसरा ये लायन और डियर के बीच में जो हो रहा है, ये लायन की पॉपुलेशन है, ये डियर की, एक ही एरिया में, उसी एरिया में ये डेफिनेट एरिया, इसी में डियर की पॉपुलेशन भी है, लायन की पॉपुलेशन भी है। ऐसे एक मिनट, ये उसी एरिया में बेटा ये डियर की पॉपुलेशन है, और उसी में ये लायन की पॉपुलेशन है उसी में। तो जो लायन है बेटा ये आपस में भी इंटरेक्ट करेगा, आपस में इंटरेक्ट कैसे, कंपटीशन करेगा। मान लो डियर एक ही है, दोनों उसको खाना चाहेंगे, तो आपस में इनका कंपटीशन है। तो ये कंपटीशन पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन, यानी एक पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशन के साथ वो इंटरेक्शन जो डियर और लायन के बीच में हो रहा है। तीसरा ये कुछ इंटरेक्शन बेटा डियर और डियर के बीच में भी तो होगा,
घास को के लिए कंपटीशन होगा, या अगर लायन आ रहा है तो बचने में दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे, तो वो एक इंटरेक्शन हो जाएगा, पॉजिटिव इंटरेक्शन। लायन के बीच में इंटरेक्शन हो जाएगा। कोई बड़ा अगर शिकार है तो दोनों उसको मिल के मारेंगे, कोई छोटा है तो उसके लिए दोनों का आपस में कंपटीशन कर लेंगे। तो ये पॉपुलेशन एरिया इंटरेक्शन एमंग द पॉपुलेशन है। बट एमंग द कम्युनिटीज़ क्या है? अब इस जैसे मैंने वो एग्जांपल बताया था कि इसमें बहुत सारे पॉपुलेशन आपस में रह रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे पॉपुलेशन की कम्युनिटी बना रही है। तो एक कम्युनिटी नहीं, कम्युनिटीज़ बना रही हैं। कम्युनिटीज़ मतलब एक ऐसे समझो बेटा, कम्युनिटी का इंटरेक्शन कम्युनिटी के साथ। समझ, जैसे कि बेटा ये प्लांट, मैं बना रहा हूँ प्लांट कम्युनिटी, यहाँ पर मैंगो भी है, यहाँ पर कोई दूसरा है, मान लो यहाँ पर ये मान लो पाइनस है, यहाँ पे लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लेमन है, यहाँ पर और भी बहुत से हैं, नीम है। तो ये सब जो प्लांट की अलग अलग स्पीसीज हैं, ये क्या है मुझे बताओ? ये प्लांट पॉपुलेशन है कि प्लांट कम्युनिटी है? ये प्लांट कम्युनिटी है। पॉपुलेशन तब कहेंगे जब सब मैंगो ही मैंगो होंगे। मैंने स्पीसीज़ की बात की थी ना, पॉपुलेशन एक स्पीसीज़ के मेंबर को बोलते हैं। अगर इसमें सब मैंगो ही मैंगो हैं तो ये हो जाएगी प्लांट पॉपुलेशन, मैंगो की पॉपुलेशन। यहाँ पे सभी पाइनस हैं तो ये हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंगो, पाइनस, नीम और लेमन सभी हैं, आम, अमरूद, नींबू, केला, संतरा सभी के पेड़ लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगी प्लांट कम्युनिटी। उसी तरह डिफरेंट टाइप के एनिमल हैं तो ये हो जाएगा एनिमल कम्युनिटी। उसी तरह डिफरेंट टाइप के माइक्रोब हैं तो ये हो जाएगी माइक्रोबियल कम्युनिटी। समझ पा रहे हैं ना आप? स्पीसीज, एक ही टाइप की स्पीसीज पॉपुलेशन, और अलग अलग टाइप की स्पीसीज कम्युनिटी, और बहुत सारी इससे ये प्लांट कम्युनिटी भी है, एनिमल कम्युनिटी, माइक्रोबियल कम्युनिटी। तो जब कई सारी कम्युनिटीज़ आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो ये होगा इंटरेक्शन एमंग कम्युनिटी। ये 3 तरह का इंटरेक्शन है, और एनसीईआरटी ने बड़ी ही सफाई से एक ही लाइन में इसको लिख दिया, जबकि ये बात बहुत बड़ी है समझने के लिए। देखो तो, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन, एक सेकेंड, यहाँ पर पॉपुलेशन का इंटरेक्शन है, यहाँ पर पॉपुलेशन और ये एक ही पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन है, यहाँ पर एक पॉपुलेशन और दूसरी पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन है, और यहाँ और ये दोनों कम्युनिटी बन गई ना। और ऐसी बहुत सी कम्युनिटी, ये पूरी एक कम्युनिटी और ये कम्युनिटी के बीच में, कम्युनिटी और कम्युनिटी के बीच में इंटरेक्शन, 3 तरह का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अब ये इकोलॉजी में, तो लिविंग वर्ल्ड जब हम बेटा पढ़ेंगे तो कि लिविंग वर्ल्ड में बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे और सबका एक दूसरे का इंटरेक्शन होगा, तो वो सब चीज़ हमें इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी उसमें पढ़ना पड़ेगा। अब एक चीज़ और आगे लिखिए, इवन मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन। अब देखो क्या है मॉलिकुलर ट्रैफिक, क्या है मॉलिकुलर ट्रैफिक? ये सेल की बात हो रही है। जैसे मैं सेल की बात करूँगा, मैं अमीबा की बात कर लेता हूँ। तो अमीबा में जैसे ये एक्जोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस होती है। यूकैरियोटिक सेल में या मल्टी सेलुलर में आप देखोगे तो बहुत से, जैसे कि अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आरएनए बना, बाहर निकल के आया, प्रोटीन बनी तो कहाँ चली गई? ये ईआर पे बनी ना, गोल्गी बॉडी में गई, प्रोसेसिंग हुई। तो ये मॉलिकुलर ट्रैफिक है। कुछ प्रोटीन अंदर भी गई, अंदर जाके क्या होगी? राइबोसोम बनेंगे। राइबोसोम में आरएनए प्लस प्रोटीन होती है, प्रोटीन बाहर बनते हैं और बाहर से जाके अंदर जाते हैं, तब वो असेंबली होती है उसकी राइबोसोम की। तो ये जो आप देखोगे तो ये मॉलिकुलर ट्रैफिक है, पूरा सेल के अंदर चलता रहता है, और इसमें गोल्गी बॉडी अपनी भूमिका बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। वो आपने प्रॉपर रखा होगा। तो ये है मॉलिकुलर डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड, वास्तव में लाइफ है क्या। अब यहाँ से सवाल शुरू होता है बेटा लाइफ के ऊपर। दिस क्वेश्चन इज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन। अब इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? इट इज़ ए टेक्निकल वन एंड सिक्स आंसर व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। एक तो ये होगा कि जो आप कंपेयर करके बताएंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग से कंपेयर करके आप बता पाएंगे कि लिविंग क्या है, अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रकाश डालेंगे लिविंग पे। तो दूसरा एस्पेक्ट इसमें ये है, जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है,
कि सेकेंड इज फिलोसफिकल वन, टू सीक आंसर टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ इज। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि जो आप नॉन लिविंग से कंपेयर करेंगे, यानी कि आप ये सोचेंगे कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है, साइंटिफिक है ये थोड़ा। दूसरा फिलोसफिकल है, फिलोसफिकल जो है ये वाला जो पहला क्वेश्चन है ये साइंटिफिक है, दूसरा सेकंड फिलोसफिकल है। वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि पर्पस ऑफ लाइफ का एम क्या है, हम लोग यहाँ क्यों हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएगा। और जीवन का उद्देश्य क्या है, और बहुत से उद्देश्य हैं जीवन के। तो वैसे आप लिटरली अगर आप ऐसे समझोगे साइंटिफिकली तो फिर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। क्या है, फीडिंग करना, फीडिंग एंड ब्रीडिंग। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ का सिर्फ एक एम है, फीडिंग एंड ब्रीडिंग, खाना और रिप्रोडक्शन करना, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करना, और जब तक लाइफ है तब तक जिए जाना, फिर मर जाना, यही साइंटिफिकली है। बट अगर स्पिरिचुअल देखोगे तो वहाँ पर फिर भगवत प्राप्ति करना, भगवान का भजन करना, पूजा करना, आप जिस भी रिलीजियस हैं उस रिलीजियस के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करना, और ये जीवन का उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण और ये सब। बौद्ध में तो निर्वाण और ये सब बताया गया ना, और हिंदू धर्म में मोक्ष बताया गया है, अदर रिलीजन में अदर हैं कुछ में तो जन्नत वगैरह सब इस्लामिक उसमें, और क्रिश्चियनिटी में भी हीवन है। तो ये बेटा रिलीजियस पर, स्पिरिचुअलिटी की जब बात करूँगा तो यहाँ पर फिर अलग अलग रिलीजियस की बात हो जाएगी। तो फिर सबका उद्देश्य एक ही होगा, गॉड को, ईश्वर को प्रसन्न करना और उनकी प्राप्ति करना, ये जीवन का उद्देश्य है। तो ये साइंटिफिक एक्सपेक्ट नहीं। तो एनसीईआरटी कहती है कि दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर देना, क्या लिखा है, एज साइंटिफिक वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। दूसरे वाले क्वेश्चन को आंसर देना हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, वो साधु महात्मा जाने, और वो जानना हो तो आप उन्हीं के पास जाएं। एनसीईआरटी कहती है कि मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी विल ट्राई रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि ये जो लिखा है वी विल ट्राई रिफ्लेक्ट, हम प्रकाश डालेंगे किस पे, व्हाट इज लिविंग, और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि लिविंग क्या है। तो लिविंग क्या है बेटा, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में ये बताया गया था। अच्छा, इस बार का थोड़ा सा ये है कि नई वाली एनसीईआरटी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये वाला टॉपिक हट गया है, ऐसा बताया जाता है कि अब नहीं है ना। पहले उसमें क्या था कि ग्रोथ और कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब एस्पेक्ट दिए हुए थे जिनके अकॉर्डिंग लाइफ को एक्सप्लेन किया गया था ओल्ड एनसीईआरटी में। इसमें नहीं है। बट बेटे टॉपिक नहीं हटा है, टॉपिक इसलिए नहीं हटा है क्योंकि एनसीईआरटी ने इसकी बात की है। और जिस भी, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से आते हैं और एनसीईआरटी में अगर नाम भी ले लिया गया है तो क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। और एनसीईआरटी ने नाम ही नहीं लिया बल्कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है। सो लिविंग एंड नॉन लिविंग का जो डिफरेंस है, और लिविंग के जो कैरेक्टर्स हैं, लिविंग के जो फीचर्स हैं, वो फीचर्स रिमूव नहीं हुए हैं आपके सिलेबस से, वो आपको पढ़ेंगे और हर हाल में पढ़ने पड़ेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी ने बोल दिया। ठीक है बेटा, और ये क्यों, किस बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, ये भी एनसीईआरटी ने बोला है। इसको थोड़ा और ऊपर आ जाओ, यहाँ से पढ़ो। द फर्स्ट is a technical one and seek answer to what is living is as opposed to the non-living। नॉन लिविंग के अपोजिट, अगेंस्ट हमें ये जानना है कि लिविंग क्या है। यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, और लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, ये हमें जानना ही पड़ेगा। और ये सिलेबस में है और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो ये कंसिडर मत करना कि लिविंग के कैरेक्टर्स अब हमें नहीं पढ़ने, वो रिमूव कर दिए गए। रिमूव नहीं हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, साफ साफ देख लो, ये नई वाली एनसीईआरटी है और इसमें यहाँ से ले करके और यहाँ तक लिविंग के बारे में ही बात की गई है। ठीक है बेटा, अब डाइवर्सिटी इज द लिविंग वर्ड पढ़ना है नेक्स्ट पैराग्राफ में, बट इस क्वेश्चन का आंसर तो देना ही पड़ेगा। तो पुरानी वाली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा कि क्या है लिविंग और नॉन लिविंग।
लिविंग किसे लिविंग के कैरेक्टर्स कुछ एक्सप्लेन करने पड़ेंगे मुझे, वो मैं कर दूँगा। तो बेटा पहला क्या है, लिविंग का कैरेक्टर पहला है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है रिस्पॉन्स टू आवर स्टिमुलाई, इस रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। क्या होता है कि जब भी मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही सामने का एग्जांपल, मान लीजिए आपको मच्छर काट रहा है, तो आपको पता चल रहा है, आप तुरंत रिफ्लेक्ट आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आपको गर्मी लग रहा है, पंखा चला रहे हैं या फिर बाहर निकल रहे हैं, तो गर्मी को महसूस कर रहे हैं, सर्दी को महसूस कर रहे हैं। तो जो महसूस करना है, सेंस करना है, ये कॉन्शियसनेस है। अगर आप जीवित हैं, आपके अंदर लाइफ है, आपके अंदर जान है, प्राण है, तो चीज़ें महसूस होंगी, गर्मी सर्दी ठंडी भूख प्यास, ये सब चीज़ों का एहसास होगा ना, इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। एंड द कॉन्शियसनेस, जो ये कॉन्शियसनेस है, इट इज़ ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं लाइफ के, लिविंग के या लाइफ के। कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि डिफाइनिंग फीचर हैं, और कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि डिफाइनिंग फीचर नहीं हैं लेकिन लाइफ के कैरेक्टर हैं। तो मैं अभी उस पे आऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूँ कि डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं। जो डिफाइनिंग फीचर ऐसे होते हैं जिनका कोई एक्सेप्शन ना हो, अगर सब में हो। जो जैसे मैंने कह दिया कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, तो इसका मतलब जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है वो लिविंग नहीं है, और जिसमें कॉन्शियसनेस है वो लिविंग है। इतनी सी बात है। अगर कॉन्शियसनेस है तो वो लिविंग है, और कॉन्शियसनेस नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। जिसमें कॉन्शियसनेस है तो वो लिविंग है, जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है तो वो कैसा है, नॉन लिविंग है। तो कॉन्शियसनेस जो होती है बेटा, ये बेटा आपका कैसे कैसा फीचर है, डिफाइनिंग डिफाइनिंग फीचर है, जो लाइफ को डिफाइन कर रहा है, लाइफ को परिभाषित कर रहा है। तो पहला समझ गया बेटा कौन सा है, कॉन्शियसनेस। अच्छा, इसमें कॉन्शियसनेस की बात करेंगे तो उसमें पुरानी एनसीईआरटी में आपको ह्यूमन की ये एक सेंटेंस लिखा है कि ह्यूमन इज सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस फाउंड ओनली इन ह्यूमन। ह्यूमन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो ह्यूमन को अदर ऑर्गेनिज्म से अलग करता है। ह्यूमन का सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब अपने बारे में सजगता, अपने बारे में जानना, अपना ख्याल रखना विशेषकर, या अभी इसको स्वार्थी भी कह सकते हो एक तरह से। सेल्फ कॉन्शियस मतलब सिर्फ अपने बारे में सचेत रहना, सजग रहना, अपने बारे में जानने के लिए क्यूरियस होना अपने बारे में, ये सिर्फ ह्यूमन में, ह्यूमन को छोड़ के किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं है। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, सेल्फ कॉन्शियसनेस फाउंड इन ओनली इन ह्यूमन। जैसे ह्यूमन से बोला जाता है ना अपना ख्याल रखना, किसी भैंस से या गधे से, गाय से नहीं बोलता है कि अपना ख्याल रखना, और वो अपना ख्याल रख भी नहीं सकती। गाय और भैंस क्या अपना अपना ख्याल, तो जबकि ह्यूमन अपना भी ख्याल रखता है और अदर अदर एनिमल्स का भी ख्याल रखता है। ह्यूमन में सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। तो चलो पहला ये कौन सा हुआ बेटा, कॉन्शियसनेस। पहला कौन सा हुआ, कॉन्शियसनेस, ये फर्स्ट हुआ कॉन्शियसनेस। दूसरा, मैं भी डिफाइनिंग फीचर की बात कर रहा हूँ, दूसरा होगा बेटा मेटाबॉलिज्म। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। हर, जैसे मैंने कहा एक्सेप्शन नहीं है तो नहीं है, प्लांट में भी होता है, एनिमल में तो बिल्कुल सामने से आपको दिखाई पड़ेगा कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अगेंस्ट वो रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं, रिस्पांस शो करते हैं। प्लांट भी करते हैं। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि खिड़की से लाइट आ रही तो प्लांट खिड़की की तरफ झुक जाता है थोड़ा सा, तो वो रिस्पांस ही लाइट के अगेंस्ट रिस्पांस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पानी के किनारे कोई प्लांट लगा हुआ पॉन्ड, तो उसकी जड़ें जो होती हैं, रूट्स, वो पानी की तरफ ज़्यादा मूव करने लगती हैं। सीड जर्मिनेट करता है तो सॉइल की तरफ उसका रेडिकल, और बाहर की तरफ उसका प्लूम्यूल रन करता है, ग्रो करता है। तो ये क्या है, प्लांट भी कॉन्शियस है, एनिमल भी कॉन्शियस है। तो कॉन्शियसनेस सब में होती है, जिसमें नहीं है वो नॉन लिविंग है, बिना किसी शर्त के। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं बेटा, सेकंड है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, अच्छा मेटाबॉलिज्म क्या होती है बेटा, मेटाबॉलिज्म क्या होती है, मेटाबॉलिज्म बेटा हमारी बॉडी में या किसी भी एनिमल की बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, मैं ऑर्गेनिज्म करना ठीक रहेगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, जैसे रेस्पिरेशन है, और एंजाइम की सिंथेसिस है, हार्मोन की सिंथेसिस है, केमिकल्स की सिंथेसिस है,
और ब्रेकडाउन ऑफ फूड है, रेस्पिरेशन है। तो ये जो रिएक्शन चलती है इनको बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। और जो बायोकेमिकल रिएक्शन चलती हैं तो सम टोटल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हैं इनको टोटल, इनका सम बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है बेटा जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है? चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो, छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म और बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन तो करेगा ही, एरोबिक ना सही एनारोबिक ही सही। एनारोबिक ही करेगा तो भी वो इसमें बायोकेमिकल रिएक्शन है, वो कुछ नहीं करेगा। तो फूड लेगा, जो कुछ फूड होगा तो उसको फूड को ब्रेक डाउन करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो रिएक्शन की रेट कम हो या ज़्यादा हो बट रिएक्शन होगी बायोकेमिकल रिएक्शन। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन का होना ये लिविंग की पहचान है। अगर बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही मतलब मेटाबॉलिज्म हो रही है तो ये क्या है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मैं उसको कहूँगा कि ऑर्गेनिज्म कैसा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक एग्जांपल आपको बहुत कंफ्यूज करता है, वायरस। वायरस भी एनसीईआरटी भी वायरस को भी ऑर्गेनिज्म मानती है। तो और ये ऑर्गेनिज्म क्यों है? क्योंकि इसमें डीएनए होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सेल या सेल के प्रोडक्ट के बने होते हैं। तो डीएनए या आरएनए क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सेल है। तो आरएनए में होता है। तो आरएनए में क्या बेटा ये मेटाबॉलिज्म होती है? बिल्कुल होती है। हर समय नहीं होती बट वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाते हैं तो क्या होता है कि वो अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, डीएनए मल्टीप्लाई जब होता है तो वो एंजाइमेटिक रिएक्शन है कि नहीं है? एंजाइम यूज होते हैं बेटा, उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, एनाबॉलिज्म है एक टाइप की। तो वहाँ पर ये बायोकेमिकल रिएक्शन चलती है। तो जब तक वो बाहर है तब तक वो नॉन लिविंग जैसा बिहेव कर रहा है। जब किसी लिविंग टिश्यू के अंदर जाएगा, बाहर मतलब किसी नॉन लिविंग चीज़ों के साथ, कुर्सी पर, टेबल पर, वो प्लास्टिक में, एयर में, सॉइल में वायरस रहता है तो वो नॉन लिविंग जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो वो नॉन लिविंग जैसा बिहेव कर रहा है उस समय, बट वो किसी लिविंग टिश्यू के अंदर जाएगा तो वो लिविंग जैसा बिहेव करने लगेगा। सो इट इज़ कॉल्ड द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो वायरस इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बिकॉज इट पोसेस द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ लिविंग कैरेक्टर्स एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। दोनों कैरेक्टर्स मैंने तुम्हें समझाया इसमें से। तो ये मेटाबॉलिज्म सब में मिलती है। अब ये मेटाबॉलिज्म बेटा दो तरह की होती है, एक होती है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और एक होती है कैटाबॉलिज्म। मुझे लिखने के लिए स्पेस ज़्यादा नहीं मिला लेकिन आप समझ तो जा ही रहे होंगे। यहाँ पे मैंने लिखा एनाबॉलिज्म, ये लिखा है कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स की होती है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है, मैं थोड़ा इरेज करके, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जब छोटी छोटी चीज़ें मिल करके बड़ी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। इसके अपोजिट जब बड़ी चीज़ टूट करके छोटी चीज़ें बन जाती हैं तो इसको बोलते हैं, ये एनाबॉलिज्म है और ये है कैटाबॉलिज्म। इसका एग्जांपल है सिंथेसिस किसी भी चीज़ की, चाहे आप फोटोसिंथेसिस ले लो, CO2 से C6H12O6 बनती, 1 कार्बन का CO2 है और ये सिंथेसिस 6 कार्बन का ग्लूकोज बनाता है। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, तो ये बेटा क्या है? एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म एग्जांपल जैसे रेस्पिरेशन है, ये ग्लूकोज टूट करके CO2 बनाता है, उसमें फूड प्रोडक्ट टूटते हैं डाइजेशन में, तो ये क्या है? सब कैटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल, और एनाबॉलिज्म सिंपल से कॉम्प्लेक्स, ये होता है बेटा। ठीक है, काटा से आता, काटा, CATA, काटा, कैटाबॉलिज्म। काटा, किसी को काटा तो छोटा हो गया ना, तो इसको काट के छोटा किया जा रहा है। इसके अपोजिट एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होगा? जो छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके बढ़ा, इसमें सिंथेसिस की जाती, किसी भी चीज़ की सिंथेसिस हो, बायोसिंथेसिस हो, किसी कोई एंजाइम की सिंथेसिस हो रही है, किसी हार्मोन की बायोसिंथेसिस हो रही है, तो उस पैथवे में एनाबॉलिज्म होगी। तो बेटा दो कैरेक्टर्स मैंने तुम्हें बताए, एक्सप्लेन भी किए मैंने इसको, एक तो कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ठीक है बेटा। तीसरा तीसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा कौन सा है बेटा? तीसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ये सेलुलर, ये बेटा थ्योरी ये कहती है कि किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल
या सेल का प्रोडक्ट का बना होना चाहिए। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेल से बने होंगे या सेल के प्रोडक्ट से बने होंगे। जो सेल या सेल के प्रोडक्ट से नहीं बने होंगे वो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सेल ज़रूर होगी या सेल का प्रोडक्ट होगा। अब चाहे वो यूनिसेलुलर, अब बेटा अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर सिंगल सेल होगी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो बहुत सी सेल्स होंगी। अब बहुत सी सेल्स होंगी तो वो टिश्यू बनाएगा कि नहीं बनाएगा, या बनाएगा या नहीं बनाएगा। जैसे पोरीफेरा में टिश्यू नहीं बन रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर उसमें नहीं है। और इसके बाद आप प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखोगे, सिलेंटेटा में देखोगे टिश्यू बन रहा है। पहली बार टिश्यू सिलेंटेटा में बन रहा है, ठीक है। तो टिश्यू बनेगा, फिर ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, बॉडी कंप्लीट बनेगी। अब यूनिसेलुलर ऑर्गन तभी तो बॉडी है ना इसके पास। अब अलग बात है कि इसकी बॉडी एक सेल की है, बट है ना, तो डजंट मैटर उसकी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल है या मल्टी सेलुलर है, बट है, सेल ज़रूर है। अगर सेल नहीं तो सेल का प्रोडक्ट है। मैं तुमसे फिर से एक एग्जांपल दूंगा वायरस का। वायरस में मैंने तुमसे कहा था कि क्या है, मैं इसको थोड़ा इरेज करूँगा बेटा। वायरस में क्या है, ये वायरस है, मैं टेम्परेरी वायरस बना रहा हूँ, ये वायरस है। वायरस में ये से जेनेटिक मटेरियल है, ये कैप्सिड है। बताओ बेटा कैप्सिड किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन। अगर स्पीड बेटा के स्लो लग रही है मेरी, तुम बढ़ा सकते हो क्योंकि इस पर लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और अगर स्पीड ज़्यादा लग रही तो आप उसको कम करते हो, तो ऑप्शन रहता है ना उस पर। खैर आप समझो, ये क्या है बाहर, कैप्सिड है। कैप्सिड किस चीज़ का बनाया हुआ था, प्रोटीन का। ये अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। ये हमारा डीएनए हो, अब डीएनए और आरएनए दोनों किसका, सेल का पार्ट है। तो सेल या प्रोडक्ट ऑफ सेल होना ज़रूरी है। तो अच्छा, वीज़मान एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब लाइफ की डिफिनेशन दी थी तो उन्होंने कहा था लाइफ तभी पॉसिबल है जब प्रोटोप्लाज्म या डीएनए में से कोई एक चीज़ ज़रूर हो। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में डीएनए या प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो मैं डीएनए नहीं, न्यूक्लिक एसिड बोला था, न्यूक्लिक एसिड वो डीएनए ही है बेटा, पार्ट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड या प्रोटोप्लाज्म में से कोई भी चीज़ है तो उसको मैं नॉन लिविंग नहीं मानूंगा, मैं लिविंग मानता हूँ। तो ये क्या है, डीएनए है, इसलिए वायरस क्या है, लिविंग कैटेगरी में है। हाँ, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हर समय नहीं करते, सो ये नॉन लिविंग भी माने जाते हैं, और इसीलिए इनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिव लिंक माना जाता है। जब ये वायरस किसी लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग सेल के अंदर, लिविंग टिश्यू के अंदर इंटर करते हैं तो ये पेनिट्रेट करते हैं क्या, अंदर, और अपना डीएनए मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब ये एक चीज़, ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों के दिमाग में आता है कि जब ये वायरस बाहर है तब ये लिविंग जैसे बिहेव क्यों नहीं करता। बाहर माने जब नॉन लिविंग चीज़ों के साथ में है तब ये लिविंग जैसे बिहेव क्यों नहीं कर रहा, अपना डीएनए मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि डीएनए मल्टीप्लाई ऐसे नहीं हो जाता बेटा। डीएनए मल्टीप्लाई करने के लिए रेप्लिकेटिव मशीनरी चाहिए। रेप्लिकेटिव मशीनरी का मतलब है एंजाइम्स, और डीएनए को रेप्लिकेशन करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई माने रेप्लिकेशन होगा तब भी मल्टीप्लाई होगा। रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, डीएनए लाइगेज चाहिए, डीएनए आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज चाहिए, एसएसबी प्रोटीन चाहिए, और डीएनए हेलिकेज एंजाइम चाहिए। तो ये सब जो एंजाइम्स हैं ये कहाँ है, वायरस के पास तो प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, तो एंजाइम कहाँ से आएंगे। तो ये एंजाइम लेता है अपने होस्ट सेल से। जिस सेल पे वायरस अटैक करता है उस सेल से के अंदर जब चला जाता है तो उस सेल के साइटोप्लाज्म में सारे एंजाइम्स हैं, और वो एंजाइम्स उसको मिल जाते हैं तो वो अपना मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। तो वायरस के पास रॉ मटेरियल है, डीएनए है, मल्टीप्लाई करने के लिए एंजाइम चाहिए, वो ले लेता है किसी से भी जिसको वो अटैक करता है। तो ये होता है इसका मैकेनिज्म। इसलिए वायरस क्या है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एनसीईआरटी ने कहीं कहीं पे इसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लिखा है, बट ये नॉन लिविंग क्यों लिखा, क्योंकि नॉन लिविंग जैसे बिहेव करता है। अच्छा, ऑर्गेनिज्म क्यों लिखा, क्योंकि ये लिविंग भी है। तो एनसीईआरटी ने एक ही बात में इस पूरे चीज़ को एक ही वर्ड में एक्सप्लेन किया है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का अपने आप में यह मतलब हो जाता है कि कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब लिविंग है, और नॉन लिविंग लिखा ही है उसके आगे, मतलब नॉन लिविंग जैसा भी बिहेव करेगा। सो ये भी क्या है, लाइफ है, वायरस में भी लाइफ होती है। तो मैं जो थर्ड वाला बता रहा था बेटा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है
ये बेटा डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ होता है। तो 3 आपके डिफाइनिंग फीचर लाइफ कौन कौन से, जरा एक बार रिपीट कर लो बेटा। कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा। अब बेटा मैं कुछ अदर कैरेक्टर्स भी बता देता हूँ जो कि डिफाइनिंग फीचर नहीं हैं बट कैरेक्टर्स हैं और पुरानी एनसीईआरटी में गिवन है, जो देख लेते हैं बेटा। पहला है ग्रोथ। क्या बेटा ग्रोथ जो होती है वो डिफाइनिंग फीचर है लाइफ की? नहीं है। क्या कैरेक्टर है? बिल्कुल है। क्या लिविंग बॉडी में ग्रोथ होती है? बिल्कुल होती है। तो डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है? माउंटेन्स। माउंटेन्स नॉन लिविंग होते हुए भी ग्रो करते हैं कि नहीं करते हैं? स्नो माउंटेन, बर्फ़ गिरती है तो पहाड़ बड़े हो जाते हैं, बर्फ़ पिघलती है तो छोटे हो जाते हैं। एवरेस्ट भी बढ़ रहा है, आपने देखा होगा। ये एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी थी? 8,848 मीटर। आज ये 8,852 मीटर हो गई है। तो ये इसकी भी क्या होती है बेटा? साइज बढ़ रही है ना। सैंड जो माउंटेन्स होते हैं, टीले, रेत के टीले होते हैं, रॉक्स होते हैं। रेत के टीले बेटा जो रेगिस्तान में देखो बढ़ते घटते रहते हैं, हवा चली तो टीले बहुत बड़े हो गए, फिर धीरे धीरे खिसक के छोटे हो गए। तो ग्रोथ जो होता है बेटा ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। हाँ, लाइफ लिविंग बॉडीज में होती है क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी देखी गई है, इसलिए यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगा। अच्छा, ग्रोथ है क्या? लिविंग की अगर बात करूँ तो एनसीईआरटी ने, पुरानी वाली ने, इसको एक्सप्लेन भी किया है। साइज में ग्रो करना यानी कि ग्रो इन मास, यानी ये कोई आयोजन छोटा सा था, ये मास इसका बढ़ रहा है तो ये ग्रोथ है। और ग्रो इन नंबर, अगर ये सेल डिवाइड होकर के 2 सेल बन रही है तो ये भी ग्रोथ ही है। अब एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर साइज नहीं बढ़ रहा है बट उसके नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं तो वो भी ग्रोथ की कैटेगरी में आएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ बेटा, स्टेटमेंट सुन लेना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के सिनोनिमस होते हैं। मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज़ होती है। जैसे मैं अमीबा बनाऊँ यहाँ पर और ये अमीबा डिवाइड होकर के 2 अमीबा बनाएगा, बाइनरी फिजन कर रहा है। मुझे बताओ बेटा ये ग्रोथ है कि रिप्रोडक्शन है? दोनों है। ये बाइनरी फिजन कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये रिप्रोडक्शन तो है ना बेटा। बट सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं इसलिए ये ग्रोथ भी है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कहें या रिप्रोडक्शन कहें एक ही बात होती है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, 1 से 2 होगा। जब ये 1 से 2 हो जाएगा तो मुझे बताओ बेटा ये 2 सेल बनी कि 2 ऑर्गेनिज्म बने? अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, 2 सेल बनेंगी तो ये 2 नए ऑर्गेनिज्म बन गए ना, तो ये रिप्रोडक्शन है। क्योंकि ये एक सेल भी है इसलिए 2 नई सेल बनी, एक सेल से डिवाइड होकर, तो ग्रोथ भी है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक चीज़ होती है। बाइनरी फिजन इटसेल्फ ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, ये एक स्टेटमेंट लिखा है एनसीईआरटी में, मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ, पुरानी वाले में लिखा है सेल डिवीजन इटसेल्फ इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटे, सेल डिवीजन अपने आप में एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिज्म में, किस में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो ये बेटा ग्रोथ होती है। ग्रोथ में क्या 2 चीज़ें फिर से मैं बता रहा हूँ। ग्रोथ में क्या होता है? इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, ये दोनों ग्रोथ है। ये भी ग्रोथ है और ये भी ग्रोथ है। ठीक है, बट ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। सो मैं नेक्स्ट ये बेटा फोर्थ करेक्ट, ग्रोथ कैसा करेक्टर है? फोर्थ, मैंने 3 बता दें डिफाइनिंग, चौथा डिफाइनिंग नहीं है बट ये चौथा है, ग्रोथ है। ठीक है, अब बात करता हूँ 5वां, रिप्रोडक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा। रिप्रोडक्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है रिप्रोडक्शन। ये 5th रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन बेटा एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म केवल बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में होती है। कंपोनेंट में इसलिए कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिज्म भी कह सकता हूँ, बट जैसे मैं अभी ये डिफाइन ही कर रहा हूँ ना कि ऑर्गेनिज्म क्या है। तो कोई भी चीज़ है जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो लिविंग है, बट ये भी डिफाइनिंग, मैं ये श्योर ही नहीं कह सकता, डिफाइनिंग फीचर नहीं है रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि कुछ
नॉन लिविंग चीज़ों में तो नहीं होता, खैर किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता, बट कुछ लिविंग है जिनमें नहीं होता। क्या कहा मैंने? कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। अब अच्छा, अगर डिफाइनिंग फीचर होता तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, इस अकॉर्डिंग फिर वो नॉन लिविंग हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं, वो लिविंग है बट रिप्रोडक्शन नहीं करते। रिप्रोडक्शन क्या है, पहले तो ये डिफाइन कर देता हूँ मैं, रिप्रोडक्शन क्या है। इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। जब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस करता है तो ये हो जाता है रिप्रोडक्शन। ये क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो वर्ड से बना, ध्यान देना, री प्लस प्रोडक्शन, दोबारा प्रोडक्शन। री का मतलब है पुनः, अगेन। री का मतलब क्या है बेटा? अगेन। और प्रोडक्शन का मतलब टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस, यानी उत्पादन करना। बेटा दोबारा किस चीज़ का उत्पादन हो रहा है? आप रिप्रोडक्शन को प्रोडक्शन भी कह सकते थे ना, बट नहीं कह सकते। क्यों? रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहा है उसको भी तो किसी ने प्रोड्यूस किया होगा। सो ये रिप्रोडक्शन, इसने इसको प्रोड्यूस किया, अब ये इसको प्रोड्यूस करेगा, ये इसको, ये लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। सो इसलिए इसको बोले थे रिप्रोडक्शन। समझ में आया बेटा? दूसरी बात ये, रिप्रोडक्शन होता क्यों है? ये कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ। हर एक स्पीसीज को अपनी कंटिन्यू बनानी रहती है, कंटिन्यूटी ऑफ रेस, जनरेशन टू जनरेशन। अगर कोई रिप्रोडक्शन ना करे ऑर्गेनिज्म तो वहीं पे उसकी स्पीसीज़ का एंड हो जाएगा, अगली नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी। तो नेक्स्ट जनरेशन आए और फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन आए, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन, तो एक कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनी रहती है क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पैन होता है। ये 12th की एनसीईआरटी में लिखा था, पहले रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर रिमूव हो चुका है उसमें दिया हुआ था कि हर एक ऑर्गेनिज्म का डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है और लाइफ स्पैन के बाद उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ के बाद अगर वो रिप्रोडक्शन करके नहीं जाएगा तो फिर उसकी स्पीसीज की नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी और वो उसकी कंटिन्यूटी नहीं बनेगी, वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। सो रिप्रोडक्शन नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अब बात कर लेते हैं लिविंग से इसका क्या रिलेशन है। तो लिविंग से रिलेशन ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग का। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग बट इट इज़ नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। दोनों बातों को समझ लेना। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लाइफ बट इट इज़ नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। एग्जाम्पल देखो, पुरानी एनसीईआरटी ने दिए थे, मैं आपको दे देता हूँ। म्यूल्स। म्यूल्स का मतलब होता है खच्चर। वो खच्चर जो लायन और सॉरी, म्यूल्स की बात करूँ, लायन नहीं, वो तो पैंथर है। म्यूल्स जो हॉर्स और डंकी के रिप्रोडक्शन से बनते थे। सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता, मेटिंग होती थी किसमें? डंकी और हॉर्स में, तो बनते थे म्यूल। अच्छा, हॉर्स और डंकी अलग अलग स्पीसीज है ना, थोड़ा मार्फोलॉजिकली सिमिलर स्पीसीज हैं बट अलग डिफरेंट स्पीसीज हैं। अब क्या होता है कि जब हॉर्स और डंकी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं म्यूल्स। अब ये फर्टाइल नहीं होते, अनफर्टाइल होते हैं, यानी ये अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये स्टेराइल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? म्यूल्स आर स्टेराइल। म्यूल्स आर स्टेराइल। तो ये एक एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी ने 3 एग्जाम्पल दिए, मैं तीनों लिख देता हूँ। पहला क्या है बेटा? म्यूल्स, वर्कर बी। हनी बी में क्या होता है बेटा? एक क्वीन होती है रानी मक्खी, वर्कर बी ड्रोन्स। ड्रोन्स क्या होते हैं? मेल होते हैं जो कि पार्थेनोजेनेटिकली बनते हैं। फीमेल क्या होती है बेटा? जो मेल के स्पर्म ओवम के फर्टिलाइजेशन से बनती है। ठीक है, तो कौन सी फीमेल रिप्रोडक्शन करती है? एग लेइंग कौन सी करती है? क्वीन। बट जो वर्कर बी होती हैं ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, स्टेराइल होते हैं। वर्कर बी कैसे होते हैं? ये म्यूल्स भी और वर्कर भी कैसे होते हैं? स्टेराइल। स्टेराइल होते हैं ये। स्टेराइल होने का मतलब है कि ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, अनेबल टू रिप्रोड्यूस। स्टेराइल होते हैं ये। कैसे होते हैं बेटा? ये होते हैं स्टेराइल। ये होते हैं बेटा स्टेराइल। ये हो गए। तो बेटा क्या मिलता है वर्कर्स को? वो ये बस केवल नेक्टर का पता लगाते हैं कि इस फ्लावर में कहाँ से नेक्टर है, और वो डांसिंग मेथड से उसका पता भी देते रहते हैं। जो हनी कॉम्ब में जो बीज होती हैं, मधुमक्खी की छत्ते में जितनी भी, उनका सबको, तो वो सब जाते हैं फूड कलेक्ट करने के लिए, बट ये रिप्रोडक्शन नहीं करते वर्कर भी। तीसरा एग्जाम्पल है स्टेराइल ह्यूमन कपल।
ये भी एग्जाम्पल बेटा एनसीईआरटी में लिखा है, स्टेराइल ह्यूमन कपल। स्टेराइल ह्यूमन कपल का मतलब ये है कि जो ह्यूमन है, कपल हैं, मैरिड हैं, शादीशुदा हैं और शादी को 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए या पूरी लाइफ नहीं हुए, तो क्या बेटा वो नॉन लिविंग है? स्टेराइल मतलब वो यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो क्या वो नॉन लिविंग है? वो जिंदा नहीं है क्या? है ना? तो ये इसका एक्सेप्शन है। जो स्टेराइल ह्यूमन कपल हैं, म्यूल से वर्कर भी हैं, वो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन करने का मतलब सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है, यंग वंस भी प्रोड्यूस होने चाहिए। जैसे कि जो स्टेराइल ह्यूमन कपल हैं, ह्यूमन कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, मेटिंग करते हैं, मतलब क्वाइटस करते हैं, ठीक है, फिर भी यंग वंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो वो क्या है? फिर वो स्टेरिलिटी है, एक तरह से वो स्टेराइल ही है ना। जब तक यंग वंस प्रोड्यूस नहीं होंगे तब तक रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है। ठीक है बेटा, तो ये 3 एग्जाम्पल जो स्टेराइल ह्यूमन कपल हैं, जिंदा तो है ना, वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बट वो जिंदा तो है ना। वर्कर भी लिविंग है ना। म्यूल्स भी, खच्चर जो होते हैं, घोड़े और गधे से बनते हैं, वो क्या है? लिविंग है ना। तो ये तीनों बेटा एक्सेप्शन है जो रिप्रोडक्शन का, इसलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लाइफ। तो ये अब यहाँ पर व्हाट इज लिविंग आप समझ गए। जो बेटा जितने भी मैंने कैरेक्टर्स तुम्हें बताए हैं, वो कैरेक्टर्स आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लेना, जहाँ पे मैं बताता गया हूँ आप साथ में लिखते रहें। मैंने लिखा भी है थोड़ा सा, आप शार्ट में लिखा है मैंने, आप मैं लेकिन बोलता गया हूँ पूरा, आप उसको नोट भी कर सकते हैं, एक एक चीज़ को नोट्स बनाएं। और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्लियर हो गई होगी आपको। अगर किसी में कन्फ्यूजन है तो आप पूछें। अब बेटा क्या है कि मैं क्योंकि इसमें बहुत एक्सप्लेन करना होता है, एक ही पैराग्राफ में आज तुम्हें समझा पाऊँगा, इतना टाइम काफ़ी हो रहा है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में शुरू करूँगा बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तो इतना आप मुझे उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी लाइन में तो आप मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक है ये, और देखने में कहने में टॉपिक बहुत छोटा है और पहला टॉपिक है, बट इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत है। देखो बेटा इसमें इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी आया है। ये देखो जहाँ से पूरा 3-4 लाइन, 2-3 लाइन से यहाँ पे आपको पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में आपकी जानकारी हो। बट हालांकि एनसीईआरटी ने एक लाइन में लिख के वो चली गई, आगे बढ़ गई, बट आपको पूरा समझना पड़ेगा। फिर लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें लिविंग का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं दिया हुआ है, केवल क्वेश्चन पूछा है, बट ये क्वेश्चन ही बहुत है। अगर एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछ लिया है तो आंसर तो अपने को करना ही पड़ेगा ना बेटा। तो इसको फिर समझना है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने पढ़े हैं उनको समझेंगे, नोट्स बनाएंगे और बेटा रिवाइज़ करेंगे इसको। फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के आगे मैं कंटिन्यू करूँगा एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।